हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण में। मैं सुजाता चौधरी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने स्टेजेस पे डिस्कशन किया था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था। अब उन अवस्थाओं में विकास किन सिद्धांतों को फॉलो करता है, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। वैसे तो ये बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन हम 10 सिद्धांतों का हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। इन 10 सिद्धांतों में सभी कुछ इन्वॉल्व हो जाता है। आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलते हैं। किसी में 9 सिद्धांत मिलते हैं, किसी में 10 मिलते हैं, किसी में 11, किसी में 12। इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। बाकी हम इन 10 सिद्धांतों की जो बात करेंगे, वहाँ से आपको क्वेश्चन यूपी टेट, सी टेट वगैरह में आपको देखने को मिलेंगे। इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे अलग नहीं जाएगा। तो आइए बात करते हैं विकास के सिद्धांत की। विकास के सिद्धांत की अगर बात करें, उसमें पहला सिद्धांत हमारा होता है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता आप इसके मीनिंग से भी समझ रहे होंगे कि जो लगातार चलता है। विकास क्या है कि विकास की जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहती है। जब भ्रूणावस्था शुरू होती है, जब एक डिम्ब जो है, डिम्ब का डेवलपमेंट जो है, डिम्ब से शुरू होके जो वृद्धावस्था तक, इसे बोलते हैं वोम्ब टू टॉम्ब। वोम्ब टू टॉम्ब यानी कि गर्भ से लेकर कब्र तक का, गर्भ से कब्र तक। क्योंकि आप देखेंगे कि जो एक बच्चा होता है, जब वो गर्भावस्था में होता है, उसका विकास तभी से शुरू हो जाता है और इन मनुष्य के वृद्धावस्था तक, उसकी वृद्ध होने तक उसका विकास जो है निरंतर चलता रहता है। ये कभी इस दौरान कभी ये धीमा हो जाता है, कभी इसकी गति तीव्र होती है, ठीक है, लेकिन ये रुकता नहीं है, कभी भी निरंतर ये चलता रहता है। तो इसे ही बोलते हैं निरंतरता का सिद्धांत, वॉर्म टू टॉम। इससे आपको एक क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है इसका, निरंतरता के सिद्धांत का। उन्होंने लैंग्वेज बना के दे दिया कि बच्चा अभी इस स्टेज में है, वो इस तरह से वहां पे काम कर रहा है, फिर उसका जो कार्य करने का की शैली है वो बदल चुकी है, तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो उसका आंसर हो जाता था निरंतरता का सिद्धांत। बात करते हैं हमारे दूसरे सिद्धांत की, क्रमबद्धता का सिद्धांत। प्रत्येक जो कार्य होता है, वो प्रत्येक अंगों का जो यूज होता है वो एक क्रम से होता है। जैसे कि जब छोटा बच्चा होता है, पहले वो मतलब उठना सीखता है, उसके बाद बैठना सीखता है। पहले वो घुटनों के बल चलना सीखता है, उसके बाद वो पैरों से खड़ा होकर चलना सीखता है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया आपका बच्चे का पहले बैठना, उसके बाद चलना। आपने ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा होगा कि वो सीधा ही भागने लगा। अब बात करते हैं वंशानुक्रम का सिद्धांत। वंशानुक्रम का सिद्धांत भी आपका इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। वंशानुक्रम के सिद्धांत से क्या मतलब है कि जो बच्चे का वंशानुक्रम वातावरण और वह प्लस वंशानुक्रम वंशानुक्रम से क्या मतलब है कि जो बच्चे को मानसिक अक्षमताएं, उसकी जो जन्मजात मानसिक अक्षमताएं हैं, उसकी जो शारीरिक जो अक्षमताएं हैं, वो कहाँ से आती हैं? उसके पास वंशानुक्रम से आती है। मानसिक और शारीरिक अक्षमताएं जो जन्मजात होती हैं उसके पास, कुछ वो अर्जित भी करता है, वो वातावरण में आके करता है। जन्मजात मानसिक अक्षमताएं प्लस शारीरिक अक्षमताएं, इनको लेकर वो पैदा होता है और उसे जिस वातावरण में छोड़ा जाता है, वहां पर वो उनका किस प्रकार से इस्तेमाल करता है, किस प्रकार से उनका विकास होता है, वो सब किसका योग है? ये वातावरण प्लस वंशानुक्रम का योग है। हम बच्चे को जिस वातावरण में छोड़ेंगे, उसके पास जो जन्मजात मानसिक अक्षमताएं होंगी, जो शारीरिक अक्षमताएं होंगी,
वो उसी वातावरण में उसी के अनुसार वो ढलता चला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान के सिद्धांत से आपका क्या, जो समान प्रतिमान का सिद्धांत का मतलब है कि एक बच्चा है, अगर मनुष्य जाति की अगर हम बात करते हैं, आप कोई भी जाति ले सकते हैं, मनुष्य जाति हो, कोई पशुओं की हो, हिरन का जो समुदाय है, हिरन की जाति हम बात कर सकते हैं। तो जो मनुष्य का समुदाय है, या अगर बच्चा भारत में पैदा हुआ है, उसका चाहे वो अमेरिका में पैदा हुआ हो, चाहे वो किसी दूसरे देश में पैदा हुआ हो, तो उसका जो विकास का क्रम है वो समान रहेगा। ये नहीं है कि बच्चे का, भारत के जो बच्चे का है वो विकास का क्रम कुछ अलग है और जो अमेरिका में पैदा हुए बच्चे का विकास का क्रम है वो कुछ अलग है। नहीं, ऐसा नहीं है। सभी जाति का जो है, एक जाति का, या आप समान जाति कह सकते हैं, समान जाति में जो समान विकास की प्रतिमान होता है वो समान होता है। समान जाति में प्रतिमान समान होता है, वहां पर सभी प्रकार का जो विकास होगा वो समान रूप से होगा। जो हिरन का बच्चा होता है, हिरन का बच्चा, बकरी का बच्चा, अगर बकरी के बच्चे की बात करते हैं, बकरी का बच्चा क्या होता है कि जो जन्म लेते के साथ ही भागने लगता है। मनुष्य का जो बच्चा होता है वो पहले अपने मतलब गर्दन को उठाना सीखेगा, फिर वो बैठना सीखेगा। उसके जो रीढ़ की हड्डी जो होती है पहले वो विकसित होती है, उसके बाद वो बैठना सीखेगा, फिर घुटनों के बल चलता है और फिर वो भागना, दौड़ना, चलना सीखता है, दीवार के सहारे पकड़ के चलेगा। तो इस प्रकार से जो एक पैटर्न फॉलो करता है, यहाँ पे वो पैटर्न फॉलो करता है। ये नहीं है कि कभी कोई विकास हो रहा है, कभी कोई विकास हो रहा है। ठीक है, पैटर्न को फॉलो करता है। अब बात करते हैं अगले सिद्धांत की। पांचवा सिद्धांत हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत, जैसे कि आप सभी लोग, आप सबने एजुकेशन ली है, आप नर्सरी से आप 12th तक आए। वहां पे क्या था कि वहां पे सब्जेक्ट का डिफरेंशिएट नहीं था। 10th तक तो एटलीस्ट नहीं होता, 12th में जाके थोड़ा सा बदल जाता है। तो वो क्या इशारा करता है कि आप जब 1st to 10th तक पढ़े, वो आप एक सामान्य रूप से पढ़े, वहां पे सभी बच्चों को वो ही सब चीजें पढ़ाई गई। ठीक है, आपके पास 12th में आपको ऑप्शन दे दिए गए, या तो आप मैथ्स का सिलेक्शन कर लीजिए, या आप बायो ले सकते हैं, आप कॉमर्स ले सकते हैं। वहां पे आपको सिलेक्शन दे दिया गया कि आप ये वाला इनमें से कोई भी ले सकते हैं। तो ये क्या इंगित कर रहा है कि आप विशिष्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, सामान्य से विशिष्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर आपने ग्रेजुएशन किया, फिर आपका पीजी में क्या हो गया, जो मास्टर डिग्री आपकी होती है वो आपका स्पेसिफिक जो आपका सब्जेक्ट है, यानी कि आप अब उसमें विशिष्ट हो गए हैं। तो जब बच्चा रोता है तो वो पहले पूरे शरीर का इस्तेमाल करता है, उसे ये नहीं पता होता कि मतलब उसके, क्योंकि इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, तो वो पूरे शरीर का इस्तेमाल रोने में करता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है वो अपने जो अंगों का जो एकीकरण है, अपने अंगों का जो सामान्य से विशिष्ट की ओर का क्रम है, उसे पता चल जाता है कि मुझे किस तरह से रोना है। वो अब लेट कर नहीं रोएगा, कहीं भी जैसे बच्चे लेट कर रोने लगते हैं ना, तो वो इस तरह से यहाँ पे नहीं करता है। तो ये हो गया आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। किसी अंग का वो पहले पूरा इस्तेमाल करता है, पूरा प्रयोग करता है, और उसके बाद वो उसका विशिष्ट प्रयोग करना जानता है। उसके बाद उसका विशिष्ट प्रयोग बच्चा करने लगता है। तो ये हो गया आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। अब बात करते हैं सहसंबंध का सिद्धांत। व्यक्ति के जो विकास के क्षेत्र हैं वो बहुत सारे हैं, जैसे मानसिक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया, भाषाई विकास हो गया, शारीरिक विकास हो गया। ठीक है, तो सहसंबंध का सिद्धांत हमें क्या बताता है कि जो सभी विकास के जो पहलू हैं व्यक्ति के, वो आपस में एक दूसरे से लिंक रखते हैं, एक दूसरे से वो जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि अगर किसी बच्चे का मानसिक विकास कुछ कम रह जाता है,
तो उसका अपनी संवेदनाओं पर, उसका अपने संवेगों पर कंट्रोल नहीं होता। उसे ये नहीं पता चलता कि हमें किस वक्त हमें हंसना है, किस वक्त हमें रोना है, उसे ये समझ नहीं होता, क्योंकि उसका जो मानसिक विकास है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया है। अब उसका मानसिक विकास प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया है, उसका संवेगात्मक जो विकास है उस पर उसका नियंत्रण नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि उसका जो सामाजिक विकास है वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक प्रभावित होगा। उसे समाज में एक साधारण मनुष्य की तरह वो इतना जुड़ाव नहीं होगा जितना एक सामान्य मनुष्य सामाजिक उसमें क्षेत्र में कार्य करता है। उसे बहुत सारी चीजों में उसे अलग ही रखा जाएगा, तो इसलिए उसका सामाजिक विकास जो है बहुत हद तक प्रभावित होगा, क्योंकि उसका मानसिक विकास जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया था। तो यही जो सहसंबंध का सिद्धांत है वो हमें यही बताता है कि जो सभी हमारे विकास के जो पक्ष हैं, चाहे वो संवेगात्मक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो भाषाई हो, अगर बच्चा बोल नहीं पाता है तो जब वो कोई अभिव्यक्ति ही नहीं कर पाएगा तो वो समाज से कैसे जुड़ पाएगा, है ना। तो ये सहसंबंध का सिद्धांत हमें बताता है कि सभी जो हमारे विकास के पक्ष हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सभी विकासात्मक पक्ष एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा निरंतरता का सिद्धांत हो गया, क्रमबद्धता का सिद्धांत हो गया, वंशानुक्रम का हो गया। वंशानुक्रम में वातावरण और वंशानुक्रम की दोनों शक्तियों का जो यहाँ पे अर्जित होंगी और यहाँ पे जन्मजात होंगी, दोनों का योग जो है वो वातावरण और वंशानुक्रम के सिद्धांत का पालन करता है। समान प्रतिमान का हो गया कि सभी एक समान जाति में एक समान जो प्रतिमान होता है वो फॉलो किया जाता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर हो गया, किसी अंग का पहले वो पूरा प्रयोग करेगा, उसके बाद वो उसका विशिष्ट प्रयोग करना सीख जाएगा। सहसंबंध का सिद्धांत हमें बताता है कि सभी विकासात्मक पक्ष एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो अब तक हमने 6 सिद्धांतों की बात करी। अब आगे जो 7वां सिद्धांत है हमारा वो है विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी कि विकास किस दिशा से किस दिशा की ओर चलता है। यहाँ पे इसके हम 2 भाग कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो सिद्धांत है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उसको घुमा फिरा के हमेशा यहाँ से क्वेश्चन वो उठाता है। पहला है मस्तको उद्मुखी। इसे हेड टू टो भी बोल देते हैं, हेड टू टो। दूसरा है आपका केंद्र से बाहर की ओर। इसे बोल देते हैं सिफेलोकोडल और इसको बोलते हैं डिस्टल। कई बार तो आपको इसके डायरेक्ट नाम ही पूछ लेता है कि बच्चे का जो सिर से और पैर की तरफ विकास है उसका नाम क्या है, ये आपको नाम दे देगा सिफेलोकोडल, प्रॉक्सिडिमस्टल। ठीक है, तो मस्तकोद्मुखी विकास हमारा क्या है कि जो बच्चे का विकास होता है वो पहले सर से शुरू होके पैर की तरफ शुरू होता है। जैसे कि बच्चा जब छोटा होता है, नवजात होता है, जब धीरे धीरे वो 2 महीने का 3 महीने का हो जाता है, वो अपने सिर को उठाना शुरू कर देता है, अपनी गर्दन को उठाना शुरू कर देता है। उसके बाद वो अपनी रीढ़ के सहारे, उसकी जो रीढ़ का डेवलपमेंट होता है वो बैठना शुरू कर देता है। उसके बाद वो घुटनों से चलेगा, फिर दीवार के सहारे से चलेगा, फिर आपका वो चलने लगता है, दौड़ने लगता है। तो ये क्या है कि आपका पहले सिर का विकास हुआ, उसके बाद आपका पैरों का विकास हुआ, तो ये आपका मस्तकोद्मुखी कहलाता है। यहाँ ये बहुत सिंपल है अगर आप एक बार इसको समझ लेंगे, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है। बच्चा मतलब आते हुए भी उसको वो गलत करके आ जाता है, तो थोड़ा सा आप इस पे फोकस करके चलेंगे। अब दूसरा है आपका केंद्र से बाहर की ओर, प्रॉक्सिमा डिस्टल। ये क्या है कि आपका जो सेंटर से
आपकी जो रीढ़ की हड्डी है सबसे पहले उसका विकास होगा, फिर आपके कंधों का विकास होगा, फिर जाके आपका उंगलियों का विकास होता है। यानी कि जो है बच्चे का पहले रीढ़ का विकास, फिर कंधों का विकास और फिर वो उंगलियों के विकास की ओर चलता है। यही क्या है, केंद्र से बाहर की ओर, रीढ़ से उंगलियों की ओर। उंगलियों की ओर ये आपका हो ही गया सिर से पैर की ओर, हेड टू टो। अब बात कर लेते हैं दूसरा जो 8वां जो सिद्धांत है हमारा, वो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता से आप इसका मतलब निकाल सकते हैं कि जो प्रत्येक, जो कहते हैं कि प्रत्येक बच्चा अलग होता है, उसके विकास, उसकी सीखने की दर अलग होती है। अगर उसकी सीखने की दर अलग है तो उसका विकास भी कहीं ना कहीं अलग ही तरीके से हुआ होगा ना। यानी कि सभी बच्चों का जो विकास होता है वो भिन्न भिन्न होता है। इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो हो जाता है इंटरडिविजुअल, डिविजुअल, अंतःवैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक, और एक हो जाता है आपका इंट्रा डिविजुअल, इंट्रा डिविजुअल। ये हो जाता है आपका वैयक्तिक। अंतःवैयक्तिक से आपका क्या मतलब है कि जो प्रत्येक प्राणी है उसकी विकास की दर अलग होगी, उसका विकास, जो उसकी सीखने की गति है, उसकी जो सीखने की क्षमता है वो अलग अलग प्रकार से होगी। प्रत्येक व्यक्ति का विकास जो है भिन्न होता है, प्रत्येक व्यक्ति का विकास, प्रत्येक व्यक्ति का विकास भिन्न होता है। अब इन अंतरावैयक्तिक में क्या है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है, यहाँ पे तो प्रत्येक व्यक्ति का भिन्न हो रहा है, यानी कि 2 अगर व्यक्ति हैं तो उसमें अलग अलग रूप से विकास हो रहा है। अब इंट्राडिविजुअल में क्या आ जाता है कि जो एक व्यक्ति है उसका विभिन्न क्षेत्रों में उसका मानसिक विकास, उसका संवेगात्मक विकास, उसका भाषाई विकास, उसका शारीरिक विकास, वो क्या है, भिन्न भिन्न गति से हो रहा है या भिन्न भिन्न रूपों में उसका विकास हो रहा है। तो यहाँ पे व्यक्ति के विभिन्न क्षेत्रों की बात हो रही है, विभिन्न क्षेत्रों का विकास भिन्न होता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है वो क्या कहता है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है वहां पे उसका विकास की जो गति है, उसके विकास की दर है, उसका विकास के होने का जो क्रम है वो अलग अलग होता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जो सिद्धांत है उसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक इंटरडिविजुअल, अंतःवैयक्तिक, यानी कि जो प्रत्येक व्यक्ति का विकास होता है, विकास की दर होती है वो भिन्न होती है, और दूसरा है आपका इंट्राडिविजुअल, अंतरावैयक्तिक। तो यहाँ पे एक व्यक्ति की बात हो रही है, व्यक्ति के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में बात हो रही है, व्यक्ति के विभिन्न क्षेत्रों का विकास भिन्न भिन्न तरीके से होता है। अब बात करते हैं आपका वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। स्पाइरल, जैसा स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग तो देखा होगा आपने, स्पाइरल जो होता है वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, ये इस तरह का होता है ना स्प्रिंग। तो ये आपको क्या शो कर रहा है कि अगर हम विकास की दर यहां से शुरू करें तो ये यहाँ पे आके कुछ देर के लिए रुकती है, फिर उसके बाद यहां से चलती है, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ रुकी, फिर ये शुरू हुई, फिर यहाँ पे आगे कुछ रुकी, फिर यहाँ से शुरू हुई। तो ये क्या है कि जो विकास की दर है हमारी वो अपनी जो गति से चलती हुई आती है, फिर वहां पे कुछ देर रुकती है। वो क्यों रुकती है, आप यहाँ पे आप इसको एक एकीकरण का सिद्धांत भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं इसमें, एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत।
एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है कि जो विकास का क्रम हो रहा है, अब अंगों का विकास हो रहा है, तो अब हमारे पूरे शरीर का, क्योंकि अलग अलग अंग का अलग अलग तरह से विकास हो रहा है, तो उन सभी को संगठित करने के लिए, तो विकास जो है थोड़ी देर के लिए रुकता है, उसे ही क्या कहते हैं, एकीकरण का। यानी कि सभी अंगों का विकास जो है संगठित रूप से करने के लिए विकास कुछ समय के लिए रुकता है, वो एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत जो है वो भी कुछ देर के लिए रुकता है। यहाँ पे वो सभी का संगठन कर रहा है, सभी विकासों का, बच्चे का मानसिक विकास जो हो रहा है, बच्चे का संवेगात्मक विकास जो हो रहा है, बच्चे का भावात्मक विकास जो हो रहा है, क्रियात्मक, जो भी मतलब उसके विकास के सभी क्षेत्र हैं, शारीरिक है, मानसिक है, जो भी है, वो यहाँ पे सभी को इकट्ठा करने के लिए रुकता है और उसके बाद फिर वो अपनी उसी गति से चलता है। तो यहाँ पे ये दो सिद्धांत आपके इंक्लूड हो जाते हैं, वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत और एकीकरण का सिद्धांत। दोनों का अर्थ एक ही है कि जो एकीकरण का सिद्धांत है वो अंगों का जो विकास है उनको संगठित करने के लिए थोड़ी देर रुकता है, फिर साथ लेके उन्हें चलता है। और वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत भी आपको यही बता रहा है कि जो व्यक्ति का विकास है, बच्चे का विकास है, वो कुछ समय के लिए अपनी गति से होता हुआ कुछ समय के लिए आगे रुकता है और फिर वो आगे चलता है, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। अब बात करते हैं जो हमारा सिद्धांत है पूर्वानुमान का सिद्धांत, 10वां सिद्धांत है। पूर्वानुमान से आप क्या मतलब, पूर्वानुमान किसी चीज के बारे में भविष्यवाणी करना। विकास की जो है भविष्यवाणी की जा सकती है, बहुत हद तक की जा सकती है। कोई कारण हो सकते हैं जिसके वो आगे चलकर बाध्य हो जाए, तो वो भविष्यवाणी प्रॉपर रूप से जो है सच साबित ना हो, लेकिन विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। बच्चे के वर्तमान को देखते हुए उसके भविष्य के बारे में कथन कहा जा सकता है। जैसे बच्चा गणित के प्रश्नों को फटाफट से हल करता है, तो कह सकते हैं कि ये बच्चा गणित के क्षेत्र में कुछ अच्छा कर सकता है। बच्चा विज्ञान के क्षेत्र में कुछ अच्छा कर रहा है, उसकी विज्ञान के क्षेत्र में रुचि है, तो बोल देते हैं कि ये विज्ञान के क्षेत्र में कुछ अच्छा कर सकता है। बच्चा रंगों में बहुत रुचि रखता है, उसको पेंटिंग्स वगैरह का बहुत शौक है, तो वो बोल सकते हैं कि ये एक अच्छा जो पेंटर है, एक अच्छा आर्टिस्ट है, एक अच्छा कलाकार है, वो बड़ा होके बन सकता है। बच्चे की खेलकूद में रुचि है, तो उसे बोला जा सकता है कि ये एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से जैसी जिसकी रुचि है, जो वर्तमान में जो बच्चा सीख रहा है, जो कर रहा है। अब रुचियों का क्या है, रुचियां बदलती रहती हैं, ये एक स्थायी नहीं होती है। तो इसीलिए विकास की जो भविष्यवाणी हम कह सकते हैं कि की जा सकती है। यही पूर्वानुमान का सिद्धांत हमें बताता है कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। किसको देखते हुए, उसके वर्तमान को देखते हुए, वर्तमान के आधार पर उसके भविष्य की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। आधार क्या रहेगा उसका, आधार होगा उसका वर्तमान के आधार पर। ठीक है, तो ये आपके विकास के सिद्धांत हो गए। आपका निरंतरता का सिद्धांत हो गया, क्रमबद्धता का सिद्धांत हो गया, समान प्रतिमान का सिद्धांत हो गया, और आपका विकास की दिशा का सिद्धांत हो गया, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत हो गया, वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत हो गया, पूर्वानुमान का सिद्धांत हो गया। बुक्स में थोड़ा सा वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन जो मैंने आपको ये कराया है, आप इनको करेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट होगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जो भी थे वो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए, मैंने आपको बता भी दिए। ठीक है, तो अभी तक हमने जो है विकास के सिद्धांतों के बारे में बात की, और अब बात करते हैं कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा जरूर, 1 नंबर में तो आपको जरूर मिलेगा। तो पहला जो कारण है वो देखते हैं, ग्रंथियों का स्त्राव। हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं, वो बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं उनका श्रावण करती हैं, उनका सिक्रेशन करती हैं। अब अगर किसी ग्रंथि में कोई इसमें सिक्रेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे मानसिक, शारीरिक बहुत सारे हमारे विकास को प्रभावित करता है। बहुत सारे, जैसे कभी कभी मूड स्विंग होते हैं, तो वो हमारे हार्मोनल जो चेंज होते हैं वो उन्हीं पे डिपेंड करते हैं। अब एक हमारी जो थायराइड ग्लैंड है, वो थायरोक्सिन जो हमारा एक हार्मोन है, वो उसका श्रावण करती है।
वो मानसिक और शारीरिक वृद्धि को बहुत हद तक प्रभावित करता है। अगर उसमें कोई डिस्टरबेंस होता है, उसकी अल्पता हो जाती है या अधिकता हो जाती है, तो वो बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास को बहुत प्रभावित करता है। बच्चा क्या है, मूड हो जाता है, मंदबुद्धि हो जाता है। तो ग्रंथि का स्त्राव हमारे विकास में बहुत ज्यादा योगदान देता है। ग्रंथियों का स्त्राव, जैसे थायरोक्सिन होता है हमारा, थायरोक्सिन की अल्पता या अधिकता से बच्चा मूड हो जाता है। ठीक है, आपका ग्रंथियों का स्राव हो गया। बुद्धि, बच्चा अगर बुद्धिमान है तो वो क्या है कि नई नई चीजों के लिए उसकी एक रुचि बनी रहती है। वो नई नई चीजों को सीखना पसंद करता है। नई नई चीजें सीखेगा तो उसका जो ज्ञान है वो बढ़ेगा, उसका जो है शारीरिक और मानसिक विकास और ज्यादा होगा, वो सर्वांगीण विकास की तरफ चलेगा। अगर बच्चा न्यून बुद्धि है, बच्चे में मतलब सामान्य से कम है, तो वो क्या है, वो नीरसता दिखाएगा नई चीजों को सीखने के लिए। नई चीजों को तो क्या, वो जो उसको सिखाया भी जा रहा है वो उसको भी प्रॉपर तरीके से नहीं सीख पाता। इसीलिए बुद्धि जो है हमारे विकास को प्रभावित करने वाला एक मुख्य फैक्टर है। ठीक है, बुद्धि क्या है, बुद्धि भी बहुत बड़ा रोल हमारा प्ले करती है। हमारे जो सर्वांगीण विकास को प्रभावित करती है बुद्धि, क्योंकि बुद्धि का क्षेत्र जो है वो विस्तृत है और बुद्धि बहुत सारे क्षेत्रों को कवर करती है। बुद्धि के आधार पर हम बहुत सारे क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। सर्वांगीण विकास को प्रभावित करती है। बात करते हैं शारीरिक कारक। बच्चे में जन्म से ही कोई शारीरिक अक्षमता है या उसके भाई छोटे छोटे बच्चों में देखते हैं कि बच्चों में पोलियो हो जाता है, पहले कोई चोट है, बच्चे को चोट लग जाती है खेलते हुए बचपन में, तो वो क्या है कि शारीरिक जो कारक हैं हमारे, वो भी हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। सर में चोट लग जाती है तो उसका मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। पैरों से वो अक्षम है तो वो बहुत सारे क्षेत्रों में अपना काम नहीं कर सकता। तो क्या है, शारीरिक विकास, जो शारीरिक कारक हैं वो भी हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। बात करते हैं पोषण की। अगर बच्चे को अच्छे से पोषण नहीं देगा, उसे प्रोटीन नहीं मिलता, उसे जो मिनरल्स हैं हमारे वो अच्छे से तरीके से नहीं मिलते, तो क्या है, उसकी शारीरिक वृद्धि रुक जाएगी। तो वो बहुत सारे क्षेत्रों में पिछड़ता हुआ चले जाएगा। तो पोषण जो है हमारा वो बहुत हद तक विकास को प्रभावित करता है। तो हमें एक संतुलित आहार हमें बच्चे के दैनिक आहार में हमें संतुलित जो भोजन है वो रखना चाहिए, ताकि उसे सब कुछ एक संतुलित उसमें मिले। रोग व चोट, कोई ये नहीं कि बचपन में ही चोट लग जाती है, कोई किसी भी अवस्था में चोट वगैरह कोई रोग हो जाता है। जैसे बहुत सारे किसी का हाथ कट जाता है, किसी की उंगलियां कट जाती हैं, तो क्या है, वो उसके विकास को प्रभावित करती हैं। कि एक बच्चा है वो खेलता है, बैडमिंटन खेलता है, कि एक्सीडेंटली उसके हाथ वगैरह उसका कट जाएगा या टूट जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, तो वो उसका खेलने की जो उसकी कंडीशन थी वो उसको बहुत प्रभावित करेगी। वो अब उसमें उतना अच्छा नहीं खेल पाएगा जितना अच्छा वो पहले खेल सकता था। तो रोग और चोट भी हमारे विकास को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। रोग और चोट से एक क्वेश्चन आपको एचटेट में आया था कि ऐसे ही दिया हुआ था कि जिस तरह का मैंने एग्जांपल बोला है कि पहले वो ये एक खेल खेलता था, कोई सा उसमें खेल दिया हुआ था, शायद हॉकी वगैरह था, तो फिर उसका दुर्घटना में उसका हाथ जो है क्षतिग्रस्त हो गया। अब उसका क्या वो हॉकी उसी तरह से खेल पाएगा या नहीं, उसमें वो अप्लाइड था थोड़ा सा क्वेश्चन, वो इसी तरह का था, रोग और चोट से ही आया था। बात करते हैं प्रजाति की। प्रजाति विकास को बहुत हद तक प्रभावित करती है। मनुष्य प्रजाति है, इसमें मनुष्य जो विकास की दर है वो समान है, किस तरह से चल रहा है विकास, वो कौन से वातावरण में रह रहा है, तो वो सब विकास को प्रभावित करते हैं। संस्कृति, हमारी संस्कृति हमें बहुत हद तक बचपन से ही हमें प्रभावित करती है। संस्कृति के अनुसार ही हमारा विकास जो है उसी तरफ बढ़ता है। हिंदू संस्कृति के लोग अलग होते हैं, जो मुस्लिम संप्रदाय है उनका थोड़ा सा अलग
रहन सहन उनका थोड़ा सा, क्योंकि स्टडीज़ वगैरह भी उनकी अलग होती हैं, तो इस तरह से संस्कृति हमें बहुत हद तक प्रभावित करती है। शुद्ध वायु और सूर्य का प्रकाश, जहाँ पे अगर आपको अच्छी शुद्ध वायु नहीं मिलेगी, सूर्य का प्रकाश प्रॉपर तरीके से नहीं आता, तो हमारे जो शरीर में जो परिवर्तन होते हैं वो अच्छे से नहीं हो पाते और हमारा कहीं ना कहीं विकास हमारा अवरुद्ध हो जाता है। लिंग भेद, ये इंपॉर्टेंट है आपका। लिंग भेद से क्या है, ये लड़का है, ये लड़की है, लड़के के लिए कुछ अलग वैल्यूज हमारे समाज में डेवलप है, लड़की के लिए कुछ अलग हैं। तो उसी तरह से लड़की के लिए आप देखेंगे कि अगर मतलब जैसे जब 10th के बाद 12th में सिलेक्शन की वो आती है कि आप अपना कोई स्ट्रीम अलग चूज कर लीजिए, तो देखा जाता है कि लड़की को सजेस्ट किया जाता है कि या तो तुम आर्ट्स ले लो या साइंस ले लो, मैथ्स तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो ये लिंग भेद का ही परिणाम है कि मैथ्स जो है वो लड़कों के लिए ही सब्जेक्ट बना दिया गया और जो आर्ट्स वगैरह है वो लड़कियों के लिए। तो ये लिंग भेद जो है बहुत हद तक विकास को प्रभावित करता है। लड़के के लिए अलग शिक्षा की व्यवस्था, लड़की के लिए अलग, लड़की के लिए बहुत सारे अलग वैल्यूज बने हुए हैं, उन्हीं को उसको फॉलो करना होता है। तो ये लिंग भेद का ही परिणाम है। लड़के के लिए मैथ्स का और लड़की के लिए आर्ट्स को जब बोलते हैं। परिवार में स्थिति क्या है, बच्चे की परिवार में स्थिति क्या है, वो सबसे बड़ा बच्चा है, सब दूसरे नंबर का बच्चा है या सबसे छोटा बच्चा है, तो उसी के अनुसार उसका जो है विकास डेवलप होता है। सबसे बड़ा बच्चा होगा उसके मतलब वो ज्यादा जिम्मेदारियों को महसूस करने लगता है, जल्दी उसे जिम्मेदारियों का एहसास हो जाता है। और जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसे ज्यादा लाड़ प्यार मिलता है, वो उसका विकास उसी तरह से होता है। ठीक है, परिवार में बच्चे का क्रम, बच्चे का क्रम। तो ये हो गए हमारे विकास को प्रभावित करने वाले कारक। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आए होंगे, कोई समस्या नहीं रही होगी। अब आपका ये फर्स्ट जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चन वगैरह हम PDF प्रोवाइड करा देंगे। इनसे जो आप जो अब तक कराया गया है आप एक बार उसका रिवीजन कीजिए, एक बार के मल्टीपल रिवीजन कीजिए। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, जितना ज़्यादा आप उसको पढ़ेंगे, उसका उतना ज़्यादा आपको वो क्लियर होता चला जाएगा। जो भी आपको समस्या है वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, उनको पूरा किया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अब नई वीडियो में, आपको जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा उसके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।